नमस्कार। मैं हूं काशिफ अली। आप देख रहे हैं लाइव आवाज न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं यूपी के मुरादाबाद में। मुरादाबाद में यूं तो राजनीति बहुत अलग तरीके की है। यह समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है और इस वक्त फिलहाल अगर हम राजनीति गलियारों की बात करें तो यहाँ पर जो विधायक हैं शहर से, वो रितेश गुप्ता बीजेपी से हैं, सांसद रुचि वीरा हैं और देहात से विधायक समाजवादी पार्टी के नासिर कुरैशी हैं। लेकिन एक पार्टी जो लगातार अपना दमखम दिखाने की कोशिश कर रही है मुरादाबाद में, वो है एमआईएम। और एमआईएम को मुरादाबाद में किसने उस पोजीशन पर लाके खड़ा किया है, ये भी एक समझने वाली बात होगी। और उस दमखम दिखाने के लिए जो एमआईएम को दिखाया है उसका नाम है वकील रशीद जी। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त वकील रशीद, एमआईएम के पूर्व महानगर अध्यक्ष और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र। बहुत बहुत स्वागत है आपका वकील। बहुत शुक्रिया आपका। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मुरादाबाद तक का सफर कैसा है? देखिए, मुरादाबाद जो है वो हमारी जन्मभूमि है और अलीगढ़ से हमने सीखा, तरबियत पाई, उसे आप हमारी कर्मभूमि मान लीजिए। अब वो कर्मभूमि पहले छात्र की तरह थी। वहाँ पे छात्र के जो भी समस्याएं होती थी तब भी वहाँ एक्टिव रहते थे। और उसके बाद हम मुरादाबाद आ गए, क्योंकि जब आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो उसके बाद उसका एक वक्त होता है, वो आपका वक्त पूरा होगा, आपको यूनिवर्सिटी छोड़नी पड़ती है। तो फिर हम मुरादाबाद आ गए। मुरादाबाद में आने के बाद जिस तरीके से हमने आपको देखा कि राजनीति में आपने एकदम शुरुआत से बहुत एक्टिव आप नजर आए, तो वो उसके पीछे की वजह क्या थी? एकदम एमआईएम आपने क्यों ज्वाइन किया? आप तो हालांकि मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी का गढ़ है, आप समाजवादी पार्टी में भी जा सकते थे या कोई और पार्टी, कांग्रेस ज्वाइन कर सकते थे अगर हम सेक्युलर पार्टी की बात करें। एमआईएम ही क्यों चुना आपने मुरादाबाद में? देखिए, उसकी वजह ये रही कि हमारा किसी राजनीतिक दल को ज्वाइन करने का कभी कोई इरादा था ही नहीं। हमने वकालत की थी, अलीगढ़ से पढ़ाई की थी और उसके बाद हम विदेश भी चले गए थे। हम तो अच्छी नौकरी वोकरी कमा रहे कर चल रही थी, अच्छा काम चल बढ़िया था। पिताजी जो है वो शुरू से एक सामाजिक व्यक्ति रहे, वो शायर भी रहे। उन्होंने मुरादाबाद की पहली किताब मुरादाबाद के इतिहास पे लिखी, तो वो तरबियत थी और वो देख भी रहे थे। हम तो यहाँ छुट्टी पर आए थे। छुट्टी पर आए तो पता चला कि मोदी जी कह रहे हैं कि हम सबकी छुट्टी करा देंगे। मोदी जी, अमित शाह जी हम इस चक्कर में लग गए कि हम सारे मुसलमानों की छुट्टी करा देंगे। तो हमने देखा कि हमारे ही देश में हमारे साथ भेदभाव है। तो पता चला कि वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट में बिल फाड़ दिया जी। अब वो जो बिल फाड़ा, तो हमने कहा कि भाई इस बिल में ऐसा क्या था जिसे फाड़ दिया गया, जो आज तक कभी पार्लियामेंट में किसी सांसद ने नहीं किया। वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इतनी हिम्मत करी और ये सब कर दिया। तो हमने वो ड्राफ्ट सीए का पढ़ लिया। तो जब सीए का ड्राफ्ट पढ़ा तो हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए। हमने देखा अरे तो पूरा ज्यादती हो रही है भारत के नागरिकों के साथ, उनके धर्म के नाम पर। तो उसी में वो सीए आंदोलन, एनआरसी आंदोलन शुरू हो गया। और वो क्रोनोलॉजी जो थी वो आंदोलन होता भी नहीं शायद, लेकिन अमित शाह जी जो हमारे माननीय गृह मंत्री जी हैं, उन्होंने पूरे भारत को एक क्रोनोलॉजी समझा दी जी। अब उस क्रोनोलॉजी का डर इतना फैला कि लोग उसमें आंदोलन में उतर आए। तो पहले वो शाहीन बाग में लगा, उसके बाद वो मुरादाबाद में हमने कोशिश करी और मुरादाबाद में लगा ईदगाह में, जो मुरादाबाद का तारीख अब जब आज़ादी के बाद से सबसे लंबा धरना लगा। तो बस ये बात हुई। एमआईएम में आने की वजह ये रही कि जब हम वो धरना लगाने की तैयारी कर रहे थे तो पुलिस तो आती है। तो तय ये हुआ था कि जब पुलिस आएगी तो वकील रशीद की टीम पीछे चली जाएगी, क्योंकि नौजवान है, 20-22 मुसलमान उस टाइम शहीद हो चुके थे उत्तर प्रदेश के अंदर। तो उसमें से कुछ लोग बोले कि भाई जब पुलिस आएगी तो वकील रशीद और उनकी टीम पीछे चली जाएगी, हम लोग आगे आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही पुलिस की एंट्री होती है वो लोग पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, उनको फरिश्ते उठा लेते हैं, उनको फरिश्तों के पास चले जाते हैं, क्योंकि बाद में वापस भी आ गए थे, अल्लाह के पास तो नहीं गए थे। तो वहां पे एमआईएम के कुछ लोग खड़े हुए थे। उन्होंने हमसे कहा कि वकील भाई यहाँ तो गोली चलेगी या लाठी चलेगी, क्योंकि पुलिस शासन में तो अब तक इतने लोग मर चुके हैं धरनों में।
तो अगर एक गोली आप खाएंगे तो भाई एक गोली हम भी खा लेंगे। तो उसमें ज़कीर आइनी साहब थे, उसमें एहतिशाम मंसूरी साहब थे। तो हमने ये देखा कि लीडरशिप में, क्योंकि ये एमआईएम से जुड़े हुए उनके नेता थे, एमआईएम के नेता थे, तो बाकी जो नेता थे वो नेता तो थे, लेकिन गोली खाने को तैयार नहीं था कौम के लिए। बस इसी वजह से हम एमआईएम से हमारा जुड़ाव हो गया। एमआईएम से जुड़ाव हो गया, लेकिन मुरादाबाद की राजनीति की बात करें तो समाजवादी पार्टी का गढ़ है, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो अभी युवा नेता हैं एमआईएम के, और समाजवादी पार्टी के युवा नेता में वो हमें एनर्जी नजर नहीं आती। जिस तरीके से अमूमन लोग आरोप लगाते हैं, लगातार बीजेपी अब की बात हम करें तो वो अमूमन आरोप लगाती रहती है कि समाजवादी पार्टी के नेता जो हैं वो एक्टिव नजर नहीं आते। तो यहां अगर हम मुरादाबाद की राजनीति की बात करें तो मुरादाबाद में भी वो समाजवादी पार्टी का गढ़ होने के बावजूद भी यहां पर वो एक्टिवनेस नजर नहीं आती। तो इसको आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, ऐसा नहीं है कि जो समाजवादी में मुस्लिम युवा लोग हैं, नौजवान हैं, वो मेहनती नहीं हैं या उन्हें काम करना नहीं आता या उनके अंदर जज्बा नहीं है। उनके साथ परेशानी ये है कि समाजवादी में जो स्थापित नेता हैं, पहले से मौजूद हैं, जिन्होंने, अच्छा उनका भी लॉजिक है कि उन्होंने 30-30 साल समाजवादी पार्टी में लगाए हैं, तो वो अपनी कुर्सी कैसे छोड़ देंगे। तो जो मुस्लिम नौजवान समाजवादी पार्टी के अंदर है, बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है समाजवादी पार्टी के युवाओं के लिए। नहीं, वो मुसलमान है। मुसलमान भाई, अब आप बताइए, नारे लगाएंगे नौजवान, दरी बिछाएंगे नौजवान, बीड़ी इकट्ठी करेंगे नौजवान, ठीक, लाठी डंडे खाएंगे मुसलमान नौजवान समाजवादी के, ठीक, और उसका क्रेडिट ले जाते हैं बड़े नेताजी। बड़े नेताजी सारा क्रेडिट ले जाते हैं। और अगले दिन जब अखबार में फोटो आता है तो वो तो नेताजी का बयान, उनका फोटो आता है, नौजवान का होता है उसके अंदर। आप बताइए, समाजवादी में कितने मुस्लिम नौजवानों को मैं जानता हूं जिन्होंने 10-10, 15-15 साल समाजवादी में पूरा गुजार दिए, और बहुत मेहनती लोग हैं वो, और उनका कोई पता ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही बात है कि राजनीति में जो बड़े नेता हैं उनका ही बयान नजर आता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि भाई जिस तरीके की राजनीति इस वक्त पूरे भारत में अगर हम देखें, खास करके अगर हम यूपी की बात करें, तो आपको एक ऐसी पार्टी के खिलाफ चुनाव में उतरना है जो बहुत मजबूत है। तो ऐसे में आप यहाँ इस गढ़ में, जहाँ खास करके अगर हम मुरादाबाद मंडल की बात करें तो एमआईएम वैसी मजबूत नजर नहीं आ रही है। तो आप उन समाजवादी पार्टी के युवाओं को इतने टाइम से आप क्यों प्रेरित नहीं करके आप अपनी तरफ लेके आ पाए? नहीं, ये आप जो हमारी जो धीरे धीरे हमारी ताकत बढ़ रही है, तो वो नौजवान ही हैं। वो नौजवान ही हैं जो देखिए, जब इस्लाम की पहली दावत दी गई थी ना, तो आप जो 70-80 जो लोग मुसलमान हुए थे, जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था मक्का में, और जिन्होंने एक्सप्लॉयटेशन झेला, प्रताड़ना झेली, अपने सीनों पे पत्थर रखवाए, कोड़े खाए, बाजारों में उनको नंगा करा गया, उन्हें जलील करा गया, तो उनकी मेजॉरिटी देखिए आप, वो कौन लोग थे? वो नौजवान थे। इस्लाम की जब दावत दी गई तो सबसे पहले उस दावत को कबूल करने वाले कौन लोग थे? मुसलमान थे। तो हमारे यहाँ कहावत भी है, जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है। तो जब एमआईएम की दावत लोगों को दी गई है, तो आप देखिए इसमें सबसे ज्यादा नौजवान है। अब ये दावत का काम हमारा जो शुरू हुआ उत्तर प्रदेश में 2014 से, तो उस टाइम वो नौजवान जो था वो 15 साल का था, ठीक। आज 2026 चल रही है। बिल्कुल। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने विधानसभा का चुनाव आपने लड़ा, और मुझे लगता है कि वोटों का आंकड़ा आप खुद ही बता दें, मेरे ख्याल से कितने आपको वोट मिले? नहीं, हार गए हम। हार गए आप। हाँ। लेकिन सवाल यह है कि उसमें भी, और जो जीतने वाले थे वो भी खुद हार गए। जो जीतने वाले थे वो भी तो खुद हारे ना जी। जो जीत रहे थे, जो जीते हुए थे, वो हार गए। तो आप, जिन्होंने मदरसा बेच दिया था, मदरसे की जमीन बेच रहे थे, उन पर आरोप थे। नहीं, उन पर आरोप थे, ठीक है, वो आप अपना तर्क बिल्कुल सही दे रहे हैं, लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि आप चुनाव लड़े, आप बहुत मजबूत तरीके से यहाँ पर अपने आप को, युवाओं को प्रेरित कर रहे थे, अचानक से चुनाव लड़ने का जहन में कैसे आया, और उसका नतीजा वो आपके पक्ष में बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। हाँ, सही, आप सही। उसको फायदा मानते हैं या नुकसान मानते हैं? देखिए, मान्यवर काशीराम जी ने एक बार कहा था कि पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा हराने के लिए, और तीसरा जीतने के लिए। ये एक राजनीतिक फिलॉसफी है, और मान्यवर काशीराम ने ये करके भी दिखाया था।
ऐसा नहीं है सिर्फ वो थ्योरी लिख दी गई और बात खत्म हो गई, प्रैक्टिकल भी हो चुका है। तो हम ठीक है, देखिए राजनीति में क्या होता है, हम कोई राजा महाराजा परिवार के तो हम है नहीं, ठीक, बिल्कुल। हम कोई गांधी परिवार के तो है नहीं, ठीक, हम कोई अखिलेश जी की तरह सोने का चम्मच लेके पैदा तो हुए हैं नहीं। तो हम तो मुसलमान हैं, तो हमें तो अपने संघर्ष करने पड़ेंगे, और उन संघर्ष से हम घबराते नहीं हैं। संघर्ष करने से हम कभी नहीं घबराते। भाई जिहाद के मायने क्या है? जिहाद के मायने है संघर्ष करना, ठीक। बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा था? संघर्ष करिए, संगठित हुइए, एजुकेट होइए, ये तो कहा था, शिक्षित होइए। तो जो बाबा साहब कह रहे हैं, जो इस्लाम कह रहा है, हम तो उसी को मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले हैं। हम तो जद्दोजहद कर रहे हैं, हम तो जिहाद कर रहे हैं। ये राजनीतिक जिहाद है हमारा। आप जो कह रहे हैं कि संघर्ष करेंगे, तो 2027 में फिर संघर्ष करेंगे, फिर लेंगे। देखिए ऐसा होता है, मेहनत करना हमारे ऊपर। हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान अल्लाह के ऊपर है, हमारा ईमान किताबों पर है, रसूलों पर है, फरिश्तों पर है, आखिरत पर है, ठीक है। अब आखिरत में नताइज क्या निकलेंगे हमें नहीं मालूम ना, ये फैसला तो अल्लाह करने वाला है। ऐसे ही चुनाव के नतीजे क्या होंगे, हम नताइज की फिक्र कभी करते ही नहीं है। अगर हम तो मेहनत करेंगे, अगर हम इस काबिल होंगे, अल्लाह पाक को लगेगा, जनता को लगेगा कि हमें जीतना चाहिए, हम जीतेंगे। उन्हें कहा नहीं, अभी और संघर्ष करने दो, इनको अभी विपक्ष में और मेहनत करने दो, तो हम वो काम करेंगे। जनता हमारे लिए जो रोल तय कर देगी, लोग हमारे लिए जो रोल तय कर देंगे, हम उस रोल को ईमानदारी से निभाने की कोशिश करेंगे। ईमानदारी से निभाने की कोशिश करेंगे। मुरादाबाद के जनप्रतिनिधियों को लेकर बात कर लेते हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधियों जिस तरीके से हैं मुरादाबाद के, अगर हम सांसद की बात करें रुचि वीरा जी की, लोगों का ये राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि भाई समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम लीडरशिप खत्म करके रुचि वीरा को टिकट दिया। इसमें आपका क्या मत है? देखिए ये परसेप्शन तो है ही, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि अब रुचि वीरा जी कोई खराब लेडी तो है नहीं, पढ़ी लिखी लेडी हैं, एक अच्छे परिवार की हैं। अब उनके साथ सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि वो मुरादाबाद की नहीं है, तो जो नहीं है वो नहीं है, तो बाहरी का टैग तो लगेगा, ठीक, पहला टैग बाहरी का लगेगा। अच्छा, उसमें जो आरोप लगता है कि मुस्लिम लीडरशिप खत्म कर दी, तो मुस्लिम लीडरशिप जो डॉक्टर एस टी हसन साहब का टिकट काटा गया, हमसे कहा गया कि आप एमपी का चुनाव लड़िए, तो हमारी तरफ से बात ये थी कि अगर डॉक्टर एस टी हसन साहब चुनाव लड़ेंगे तो एमआईएम चुनाव नहीं लड़ेगी, हमने साफ कह दिया था उसमें। लेकिन एस टी हसन साहब का टिकट काट दिया पार्टी ने। तो वो जिन लोगों ने, अखिलेश यादव जी ने ही तो काटा है टिकट, है बिल्कुल, अखिलेश जी ने तो काटा है ना टिकट। तो अखिलेश जी, मुसलमानों की लीडरशिप तो सब जगह पहले मुलायम सिंह साहब ने करी, अब वो अखिलेश जी ने कर दी। जब से आप आजम खां का जो आज हशर है, उनके साथ जो जुल्म ज्यादती हैं वो जो हुई हैं सारी की सारी, तो आप ये कहेंगे कि वो बीजेपी ने करा दी हैं? क्या बीजेपी सरकार से पहले आजम खां के ऊपर मुकदमे नहीं थे? आप बताइए। बिल्कुल, ठीक, क्या उन मुकदमों में आजम खां को समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव की सरकार ने रिलीफ दे दिया था? नहीं, इन्होंने तो चुन चुन के, जो जितने भी मुस्लिम लीडर थे, अखिलेश यादव जी ने, इन्होंने चुन चुन के उन लीडरों को ठिकाने लगाया है। इनके साथ क्या हुआ है भाई, खनन का काम तो इनके पास भी था, जब मुख्यमंत्री थे तो जो खनन का पोर्टफोलियो था तो वो तो इनके पास था, प्रजापति जी के पास था, इनके पास था। तो प्रजापति जी तो जेल चले गए, वो तो जेल में है, अखिलेश जी जेल क्यों नहीं गए? रिवर फ्रंट, आप बार बार कहते हैं हमने रिवर फ्रंट बनाया, हमने एक्सप्रेसवे बना दिया, ये बना दिया, जांच के आदेश हुए योगी सरकार में अखिलेश जी के ऊपर, और फिर वो जांच खत्म हो गई, क्योंकि अखिलेश जी ने कहा था कि एक बार योगी जी की फाइल उनके पास आई थी जब वो मुख्यमंत्री थे, तो अखिलेश जी ने योगी जी को बचाया था। अब योगी जी ने अखिलेश जी को बचा लिया। ये सुरेंद्र और महेंद्र, ये तो दोनों एक है, ये दोनों एक हैं, ये तो मिलकर मुसलमानों को और हिंदुओं को बेवकूफ बना रहे हैं। ये देखिए, ये लड़ाई जो है सत्ता की, ये सुरेंद्र और महेंद्र की लड़ाई है। मुसलमानों को इस लड़ाई से दूर रहना चाहिए, मुसलमानों को अपनी इंडिपेंडेंट लीडरशिप पर काम करना चाहिए, इन चक्करों में दूर रहना चाहिए कि राहुल गांधी जीत जाए, अखिलेश जीत। अरे भैया, जो जाए जीते भाई, हमें नहीं मतलब, हम तो खुद जीतेंगे। कब तक हम बीजेपी को हराने के नाम पे खुद को हराते रहेंगे? अरे अब हमारा वक्त आया है, हम तो अपनी जीतने की बात करेंगे ना। आपने पूरे समाज को, पूरे भारत के मुस्लिम समाज को आपने इस
सोच में डुबो दिया कि दूसरे को हराना है। बताइए क्या सोच है ये, दूसरे को हराना है। अरे भाई दूसरा हारेगा, आप जीतेंगे, दूसरा अपने आप हार जाएगा। बिल्कुल सुरेंद्र और महेंद्र की लड़ाई है। चलिए, तो राजनीतिक बातें हो गई और समाजवादी पार्टी पे भी आपने, उनके मुखिया पे भी जिस तरीके की बातें करी। अब थोड़ा सा हम मुरादाबाद के युवाओं के भविष्य को लेकर बात कर लेते हैं, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है कि आप भी एक बड़ी पार्टी के अब नेता हैं। आपके जहन में भी कुछ जो जेनजी हैं, युवा हैं, उनके लिए मुरादाबाद के आप मुझे 3 समस्याएं बता दीजिए। मुरादाबाद की 3 नहीं, 3 बड़ी समस्याएं। वैसे तो हम मुरादाबाद में हैं, हम मुसलमान हैं, तो हमारी तो समस्याओं की किताब है पूरी, है ना, 150 साल की। फिलहाल मैं आपको मुरादाबाद की समस्या बता देता हूँ, जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों को अफेक्ट करती हैं। वो मुरादाबाद में सबसे पहले आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनाई? सर सैयद जो थे अलैहिर्रहमा, वो मुरादाबाद में यूनिवर्सिटी बनाना चाहते थे, वो किन्हीं वजूहात की वजह से यहाँ नहीं बन पाई। तो आप सत्ता में रहे, 4 बार मुख्यमंत्री रहे, आपने मुरादाबाद में सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनाई? क्या यहाँ पे जगह नहीं थी? क्या यहाँ तो माशाल्लाह एक्सपोर्टर्स थे, पैसा है लोगों के पास, सब लोग चंदा देने को तैयार थे सरकार को कि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाइए। आपने मुरादाबाद में यूनिवर्सिटी बनाई, वो भी TMU, प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाई आपने। आपने रामपुर में यूनिवर्सिटी बनाई, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वो भी, कोई सरकारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो नहीं बनाई ना आपने। तो आप क्यों, सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम है मुरादाबाद की इतनी आबादी है, पूरा मुरादाबाद से संभल, रामपुर, अमरोहा, बिजनौर, ये जितना पूरा इलाका है, पूरे कमिश्नरी है, ये मुरादाबाद से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं सब लोग। ये रेवेन्यू सबसे ज़्यादा मुरादाबाद से जनरेट होता है। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए थी, आज तक नहीं बनाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी। दूसरी समस्या, हम इंटरनेशनली कनेक्टेड हैं, अब से नहीं है, हम पहले से ही हैं, है ना, ऐसा नहीं है आजादी के बाद हुए हैं। मुरादाबाद में हैंडीक्राफ्ट का काम बहुत पहले, सैकड़ों सालों से चल रहा है। आपने आजादी के बाद से आज तक, अंग्रेजों ने यहाँ पे कभी एयरपोर्ट नहीं बनने दिया, ठीक, ऐसी आपने भी नहीं बनने दिया। एयरपोर्ट के नाम पे जो एयरपोर्ट बना हुआ है, आज भी टिकट की बुकिंग नहीं हो सकती वहां पे, ठीक, आपने एयरपोर्ट नहीं बनाया। पूरे पश्चिमी यूपी के अंदर मुरादाबाद उसका एक सेंटर है, आप यहां पे एम्स क्यों नहीं बनाया? सारे एम्स आपने पूर्वांचल को दे दिए, सारे के सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सारी यूनिवर्सिटीज पूर्वांचल में है। एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, उसमें आपका कोई योगदान नहीं है, वो तो मुसलमानों की अपनी मेहनत से बनी हुई यूनिवर्सिटी है, उसमें सरकारों का कोई योगदान नहीं है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, यहाँ पे एम्स नहीं है, आपने एक्सपोर्ट को खत्म करके रख दिया। आपने कहा 1 सिटी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, आपने ये सब प्रमोट किया। तो इसकी शुरुआत कांग्रेस ने करी। कांग्रेस ने क्या करा? कांग्रेस ने जो ड्रॉबैक मिल रहा था एक्सपोर्टर्स को, जो सब्सिडी मिल रही थी, आपने वो सब खत्म कर दी। अब वो खत्म करते करते यहाँ तक पहुंच गए कि सब खत्म हो गया। हमारा एक्सपोर्टर जो है वो चाइना के एक्सपोर्टर से मुकाबला ही नहीं कर सकता। हमारा कारीगर, आपने हमारे कारीगरों में क्या किया? सबसे ज्यादा अच्छा माइंड जो है वो कारीगर का होता है, वो क्रिएटिव माइंड आदमी होता है, वो कि वो एक चीज तैयार करता है पूरी दुनिया में बिकती है, ठीक, उसकी क्रिएटिविटी इतनी ज्यादा है और उसकी जिंदगी इतनी बदतर है कि उसके बच्चों के लिए ना स्कूल का इंतजाम है, उसके बच्चों के लिए ना अस्पताल का इंतजाम है। आप अपने का हमने आर्टिजन कार्ड बना दीजिए, आर्टिजन जो कारीगरों के नहीं होते थे, तो आपने इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया उसको कि अब आर्टिजन कार्ड में छूट ये मिलनी चाहिए थी कि भाई आपके 2 बच्चे हैं, आपके बच्चे सेंट मैरीज में पढ़ेंगे, आपके बच्चे PMS में पढ़ेंगे, आपके बच्चे आदम हुआ में पढ़ेंगे, ये उसमें सुविधा होनी चाहिए थी, आपने नहीं दी। उसके अंदर इलाज की सुविधा होनी चाहिए थी, वो नहीं है। आप कहते हैं आप जिला अस्पताल चले जाइए। यहाँ पे लंग्स की, फेफड़ों की प्रॉब्लम है, यहाँ पे जो बफ का काम होता है, जो पॉलिशिंग का काम होता है, यहाँ कारीगर भट्टी है। तो आपने उनके यहाँ पे बात हुई थी कि आप यहाँ पे अस्पताल खोलेंगे एक स्पेशल लंग्स के से रिलेटेड, आपने वो नहीं खोला। रेस्पिरेटरी सिस्टम के नहीं, आपने कुछ नहीं करा। तो ये यहाँ की मेन समस्याएं हैं। जो हमारा नौजवान है, जो जेनजी है इस टाइम, जो पढ़ा लिखा है, वो मोबाइल पे स्क्रॉलिंग कर रहा है और वो गेम खेल रहा है। आपने पूरी कौम को उस पर लगा रखा है। बिल्कुल, ये मुरादाबाद की समस्याएं हैं जो बता रहे हैं कि भाई यहाँ एम्स की भी ज़रूरत है, यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी की भी ज़रूरत है, और जिस तरीके से इंटरनेशनली कनेक्ट होना चाहिए शुरू से ही है मुरादाबाद, लेकिन जिस तरीके की सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं है। आखिर में हमारे चैनल के जरिए युवाओं को आप संदेश क्या देंगे? वकील रशीद क्या संदेश देंगे? क्योंकि आप खुद युवा हैं,
और एमआईएम में ज़्यादातर अगर हम देखें महाराष्ट्र में जहां आपकी पार्टी बहुत शानदार प्रदर्शन किया, वहां पे भी बहुत युवा आगे आ रहे हैं। तो युवाओं को, खास करके मुरादाबाद के युवाओं को आपका क्या संदेश है? देखिए, युवाओं से मैं तो साफ साफ ये कहना चाहता हूँ कि हम और आप लोग बड़े खुशनसीब हैं कि हम इस दौर में पैदा हुए हैं जिस दौर में इंटरनेट है और जानकारियों का हमारे पास अभाव नहीं है। ये हमसे पहले की जो जनरेशन थी उनके पास था। तो जानकारियाँ आपके पास भी हैं और मेरे पास भी हैं। तो इन जानकारियों का हमें सही इस्तेमाल करना है, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपनी कौम के लिए। तो खुदारा अपने बारे में सोचिए, मोबाइल ज़रा कम देखिए, किताबें ज़्यादा पढ़िए। और एक शेर के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा कि रूठे हम तो ख्वाब तेरे रज्जगे बन जाएंगे, बेरुखी के सारे पत्थर मोम के बन जाएंगे, और तुम किसी मंजिल की जानिब बढ़कर देखो तो सही, दलदलों के दरमियाँ भी रास्ते बन जाएंगे। तो मेरी आपसे यही उम्मीद है कि आने वाला वक्त जो है वो आज से बेहतर होगा और हम और आप मिलकर एक नए मुरादाबाद की नींव रखेंगे। बिल्कुल, दलदलों के दरमियान रास्ते बन जाएंगे। ये थे हमारे साथ एमआईएम के पूर्व महानगर अध्यक्ष वकील रशीद और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र। ऐसे ही हम जो उभरते नेता हैं, जो उभरते युवा नेता हैं, जो देश की राजनीति पे कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र की राजनीति पर असर डाल रहे हैं, उनके साथ आते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे और जुड़े रहिए, देखते रहिए लाइव आवाज न्यूज।